मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं और मध्य लोक का वर्णन हम इसमें कर रहे हैं। मध्य लोक का वर्णन हम देख रहे हैं। मध्य लोक में क्या क्या है, मध्य लोक में क्या क्या है बताइए आयुषी जी। अनम्यूट करिए। तो उसको बोलते हैं एक शब्द में, मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। वो पर्वत क्षेत्र सरोवर तो जम्बूद्वीप में है, जम्बूद्वीप भी मध्य लोक में है, लेकिन ऐसा देखें हम सामान्य रूप से मध्य लोक में क्या है, असंख्यात द्वीप समुद्र। असंख्यात जो हमने शुरू वाले दिन देखे थे ना, 16 द्वीपों के नाम एक के बाद एक, तो वो सब मध्य लोक में है। तो मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे बीच में कौन सा द्वीप है, उसका क्या नाम है? हाँ, जम्बू द्वीप है। और वो किस आकार का है? थाली के आकार का है। ठीक है। उस जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र हैं और कितने पर्वत हैं? मेरे ख्याल से क्षेत्र और पर्वतों के नाम तो सबको याद हो गए हैं। 6 पर्वत। हाँ, वो तो सबको याद हो गए हैं मेरे हिसाब से। नदियाँ कितनी, मैं नाम बताती हूँ, वही बोले। जम्बू द्वीप में नदियाँ कितनी हैं? जम्बू द्वीप में कितनी नदियाँ हैं? मधुलिका जी बोलिए। हाँ, कौन कौन सी? हाँ, पर ऐसे ऐसे पूरा करना नहीं चलेगा, आगे पीछे से क्रम। हाँ, बोलिए। बढ़िया, क्योंकि वो उसी क्षेत्रों के आधार पे है ना। तो जिस क्रम में हमने क्षेत्रों के नाम याद किए हैं, उसी क्रम में ये नदियां हैं। हमने अगर नदियों का क्रम उल्टा पुल्टा कर दिया तो हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे। बढ़िया। भरत क्षेत्र में क्या क्या है? भरत क्षेत्र में क्या क्या है? आशा आंटी। चलिए आप बोलिए। 5 मृच्छखंड, 1 आर्यखंड और बीच में विजात पर्वत
ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। वृषभाचल या वृषभगिरी पर्वत कहाँ पर है? वृषभाचल या वृषभगिरी पर्वत कहाँ पर है? सीमा भाभी। मधु भाभी, मधु भाभी बाकलीवाल। वृषभाचल पर्वत भारत क्षेत्र के बीच में है और पूर्व से पश्चिम की तरफ। नहीं, वृषभाचल पूछ रही हूँ मैं, वृषभगिरी आपने जो बताया उसका नाम क्या है? उसका नाम है विजयार्थ। दोनों वैसे नाम हैं। हाँ, ये वो वाला पर्वत है जिसमें वो चक्रवर्ती अपना नाम लिखते हैं। हाँ। जगह किस जगह है वो पूछा मैंने। देखिए रुकिए, सभी लोग एक साथ मत बोलिए, वो बहुत डिस्टरबेंस होता है। ये अपनी समस्या है, समझ लीजिए। अपन वैसे क्लास में होते तो सब बोल लेते, कोई बात नहीं, लेकिन अभी क्या होता है, हिमवंत पर्वत के पैरेलल है, 100 योजन ही ऊंचा है और पीछे की तरफ है। ठीक है। हाँ, रजनी जी बोलिए, रजनी जी बोलिए। हाँ, पर भारत क्षेत्र के जो 6 खंड हैं उनमें उत्तर की तरफ बीच वाले भाग में है वृषभाचल पर्वत। हाँ, बढ़िया। ये जवाब है जैसे हमने पूछा कि वृषभगिरी या वृषभाचल पर्वत कहाँ है, तो भारत क्षेत्र के 6 खंडों में विजयार्थ पर्वत के उत्तर की तरफ बीच वाले हिस्से में, विजयार्थ पर्वत के उत्तर की तरफ बीच वाले हिस्से में ये वृषभगिरी अथवा वृषभाचल पर्वत है। फिर वो कितना ऊंचा है, किसके बराबर है, वो बात तो सही है। अभी उसकी हम जगह पूछ रहे हैं, तो जगह वहां है। और विजयार्थ पर्वत कहाँ है? तो विजयार्थ पर्वत भारत क्षेत्र के बीचों बीच है और वो पूर्व पश्चिम फैला हुआ है। चलिए, आज कल हमने और भी क्षेत्रों में, सभी जो क्षेत्र हैं भरत क्षेत्र के और भरत, ऐरावत और विदेह के अलावा जो 4 क्षेत्र थे, हेमवत, हरि, रम्यक और हिरण्यवत, इन चारों क्षेत्रों के बीच में क्या है? चारों क्षेत्रों के बीचों बीच क्या है? वीना भाभी, वीना भाभी कोटा वाला। चलिए, बेला जी आप बताइए, बेला जी। जो 4 क्षेत्र हैं, हेमवत, हरि, रम्यक और हिरण्यवत, इन 4 क्षेत्रों के बीच में क्या है? अंकल बोलिए, अंकल बता रहे हैं, बोलिए, फिर से बोलिए अंकल, आवाज नहीं आई समझ। अंकल, नहीं नहीं नहीं, विदेह क्षेत्र नहीं है उनके बीच में, नहीं। हाँ, पारुल बोलिए, पारुल बोलिए। नाभिगिरी पर्वत है। नाभिगिरी, देखिए आप सभी अनम्यूट मत करिए। नाभिगिरी पर्वत है, जो ये 4 क्षेत्र हैं, इन चारों क्षेत्रों के बीच में नाभिगिरी पर्वत है। वो पर्वत कैसा है? गोलाकार पर्वत है, 1000 योजन चौड़ा है, 1000 योजन ही ऊंचा है, और ऐसा गोलाकार ऊपर से नीचे तक, जैसा थोड़ी बहुत कभी हमने नंदीश्वर की रचना सुनी हो तो ढोल समगोल, ऊपर से नीचे तक ऐसा गोलाकार एक ढोल खड़ा होता है, ऐसा वो गोलाकार ढोल के समान ये नाभिगिरी पर्वत इन 4 क्षेत्रों में है। और इस नाभिगिरी की सेमी सर्कल में प्रदक्षिणा देती हुई फिर वो जो नदियां हैं वो पूर्व अथवा पश्चिम में निकलती हैं। अब है विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र कहाँ पर है? तो विदेह क्षेत्र है वो निषद पर्वत के उत्तर में और नील पर्वत के, यानी निषद और नील पर्वत के बीच में
ये अपना नील पर्वत है इधर, और ये है निषद पर्वत। ये निषद और नील पर्वत के बीच में जो एरिया है वो है विदेह क्षेत्र। इस विदेह क्षेत्र में क्या है, इस विदेह क्षेत्र के बीचों बीच जो पूरे जम्बू द्वीप का सेंटर पॉइंट, और न केवल जम्बू द्वीप का सेंटर पॉइंट, पूरे मध्यलोक का सेंटर पॉइंट, और अकेले मध्यलोक का ही नहीं, पूरे 3 लोक का सेंटर पॉइंट, 3 लोक की नाभि के समान। जैसे मनुष्य के शरीर में नाभि एकदम मध्य में होती है, बीच में होती है, सेंटर में होती है, उसी तरह से ये 3 लोक के बीचों बीच नाभि के समान एक पर्वत, यहाँ विदेह क्षेत्र के बीच में पर्वत खड़ा है। उस पर्वत का नाम है सुमेरु पर्वत। हम सभी ने उसका नाम सुना है, सुदर्शन मेरु इसका पूरा नाम है, और इसको शॉर्ट में सुमेरु पर्वत कहते हैं। इस सुमेरु पर्वत की उपमा शास्त्रों में हाथी के समान दी गई है। जैसे हाथी जैसे खड़ा होता है, उस तरह से हाथी के समान ये सुमेरु पर्वत खड़ा है, और जिस तरह हाथी के दांत निकले हुए होते हैं, उसी तरह सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए हाथी दांत के समान और पर्वत भी जुड़े हुए हैं। उनकी बात हम बाद में देखेंगे। अभी हम आज देख रहे हैं सुमेरु पर्वत की रचना। सुमेरु पर्वत किस प्रकार का होता है। देखिए, ये सुमेरु पर्वत है, ये विदेह क्षेत्र में के बीच में है, और ये 1 लाख योजन ऊंचा है। 1 लाख योजन की इसकी हाइट है, मतलब टोटल ऊंचाई है। उस 1 लाख योजन में से 1000 योजन की इसकी नींव है। 1 लाख योजन में से 1000 योजन की तो नींव है, तो कितना बचा, बाकी का 99,000 योजन वो भूमि के ऊपर की तरफ है। 99,000 योजन पर्वत का जो हिस्सा है वो भूमि के ऊपर है, और 1000 वो भूमि के नीचे, जिसे हम नींव कहते हैं, वो नींव का है। अब इस सुमेरु पर्वत में इसमें है ना, क्योंकि ये बुक में लिखा हुआ है कि ये 1,40,000 योजन ऊंचा है। हाँ, 1,40,000 योजन है। वो 40 योजन की चूलिका भी है, उसको कभी कभी गौण कर देते हैं, तो चूलिका को भी मिलाते हैं तो 1,40,000 योजन का भी हो जाता है। सामान्य रूप से हम 1 लाख योजन का कहते हैं। 40 योजन जो है वो उसकी चूलिका है, तो 40 योजन को ज्यादा अगर ध्यान नहीं देते तो 1 लाख योजन का सामान्य रूप से कहते हैं। अभी हम वो 1 लाख का हिसाब देख रहे थे, इसलिए। तो ये 1000 योजन की इसकी नींव है, 99,000 योजन भूमि के ऊपर है, और 40 योजन की इसकी चूलिका है। 40 योजन की इसकी चूलिका है। तो टोटल मिला के ये हो गया है 1 लाख। चूलिका मतलब टॉप, शिखर, टॉप उसका जो शिखर का हिस्सा है वो कितना है, वो 40 योजन की शिखर उसका अलग से है। तो टोटल ये हो जाता है 1,40,000 योजन का सुमेरु पर्वत। और जितना ये सुमेरु पर्वत है उतना ही मध्यलोक है। मध्यलोक की ऊंचाई कितनी है, जितना सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत की जड़ से लेकर सुमेरु पर्वत की चोटी तक, चूलिका को चोटी भी कहते हैं, सुमेरु पर्वत की जड़ से लेके चोटी तक जितना हिस्सा है, जितना एरिया है, वो पूरा मध्यलोक का एरिया कहलाता है। तो ये सामान्य सा वर्णन अभी हमने इसका देखा। अब ये सुमेरु पर्वत किस प्रकार का है, एक मैंने चित्र भी ग्रुप में भेजा है आप लोगों को। ये सुमेरु पर्वत पे 4 वन हैं। पर्वत है, पर्वत पे वन होंगे ही होंगे। तो इस सुमेरु पर्वत के ऊपर 4 वन हैं। जो लोग पूजन वगैरह करते हैं उन्हें पता होगा। पंचमेरु की पूजन में सबसे पहले भद्रसाल वन, फिर नंदन वन, फिर सोमनस वन और फिर पांडुक वन, ऐसे 4 वन इस पर्वत के ऊपर हैं। तो वो वन कहाँ कहाँ हैं, देखिए ये विदेह क्षेत्र के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। और ये सुमेरु पर्वत यहाँ पृथ्वी पर कितना फैला हुआ है, ये पृथ्वी पर इसका फैलाव है 10,000 योजन। जमीन पर ऐसे जो उसकी
ये तो अभी जो हमने देखी है वो उसकी हाइट देखी है। अब ऐसे जमीन पे भी तो फैला होगा ना कुछ। ये गोलाकार पर्वत है, तो जमीन पर इसका गोलाकार, इस एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक की दूरी जैसे हमने जम्बू द्वीप की देखी थी, वैसे इसका ये जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो कितना है? जमीन पर इसका व्यास है 10,000 योजन। ठीक है। अभी ये जमीन पे इतना फैला हुआ है, जमीन पर इसके चारों तरफ, इस सुमेरु पर्वत के चारों तरफ इस तरह से एक वन है। ये वन है, जमीन पर ही चारों तरफ एक वन है, उस वन का नाम है भद्रसाल वन। सुमेरु पर्वत जहाँ जमीन से टच हो रहा है, उस जमीन पर ही सुमेरु पर्वत को घेरे हुए यहाँ ये सारा एरिया विदेश क्षेत्र का, सामान्य रूप से हम विदेश क्षेत्र का कहते हैं। यद्यपि यहाँ विदेश क्षेत्र नहीं है, लेकिन हमने जो भाग किए हैं वो वही वाला एरिया है, उसी एरिया में ये सारी चीजें हैं। विदेश क्षेत्र से अलग जाके होगा एक्चुअल वाला, वो हम देखेंगे बाद में। तो ये भूमि पर भद्रसाल वन है। ये भद्रसाल वन उत्तर दक्षिण समझ में आता है? ये इधर ऊपर नीचे की तरफ उत्तर दक्षिण, एक साइड में 250 योजन चौड़ा, दूसरे साइड में भी 250 योजन चौड़ा, यानी उत्तर की तरफ इसकी चौड़ाई भी 250 योजन और दक्षिण की तरफ भी 250 योजन। और पूर्व पश्चिम कितना विस्तार है इस वन का? तो इधर पूर्व में देखेंगे तो 11,000 योजन, नहीं 22,000 योजन, और पश्चिम में देखेंगे तो भी 22,000 योजन। ये किसकी नाप देख रहे हैं हम? भद्रसाल वन, जो कि भूमि पर, भू पर भद्रसाल चहु जाने, तो भूमि पर सुमेरु पर्वत के चारों तरफ जमीन पर जो वन है, उस वन का नाम है भद्रसाल वन। और वो भद्रसाल वन उत्तर दक्षिण दोनों साइड से 250 योजन चौड़ा है। उसका जो विस्तार है, फैलाव है 250 योजन ऊपर की तरफ। यहाँ नक्शे में हम ऊपर की तरफ कह रहे हैं, यानी 250 योजन उत्तर की तरफ, 250 योजन दक्षिण की तरफ, और पूर्व की तरफ 22,000 योजन और पश्चिम की तरफ भी 22,000 योजन। इतना इस भद्रसाल वन का विस्तार है। इस भद्रसाल वन में क्या है? वन है तो बाग बगीचे वगैरह तो हैं ही बहुत, दुनिया भर के सब तरह के पेड़ पौधे और रमणीय स्थान वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा इस भद्रसाल वन में अकृत्रिम चिन्हालय हैं। इस भद्रसाल वन की चारों दिशाओं में 4, एक दिशा में 1, तो चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। एक अकृत्रिम जिनालय पूर्व दिशा में, एक अकृत्रिम जिनालय दक्षिण दिशा में, एक पश्चिम दिशा में और एक उत्तर दिशा में। इस तरह से चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय हैं, जिनकी वंदना हम पंचमेरु की पूजन में करते हैं। और ये जिनालय हम जो अपने गिनती वाले जिनालय हैं, उनमें इनकी संख्या को हम गिनेंगे। तो ये इसको क्यों याद करते हैं? क्योंकि यहाँ 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। और इसके अलावा यहाँ पर समझ लीजिए बीच बीच में देवों के रहने के स्थान है, देवों के भवन है, कुछ व्यंतर देवों के भवन है, कुछ सौधर्म इंद्र, स्वर्ग में जो इंद्र होता है पहले स्वर्ग का, उसके लोकपाल होते हैं। लोकपाल का मतलब होता है समझ लीजिए एज अ पुलिस टाइप, इस तरह के उसके पदाधिकारी होते हैं, उनके भी यहाँ पर भवन होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ रहते होंगे, यहाँ रहते हैं। जैसे हम लोगों के नहीं होते फार्म हाउस, हम लोगों के फार्म हाउस होते हैं तो हम कभी कभी वहां जाके रहते हैं, पूरी सारा सेटअप होता है। ऐसे ही उन लोगों के फार्म हाउस जैसे हैं सब जगह पूरे मध्यलोक में, स्वर्ग के देवों के, देवगति के देवों के ये रहने के स्थान यहाँ जो बताए हैं, वो उनके घूमने फिरने की जगह है। और वो जहाँ घूमने फिरने जाते हैं तो वहाँ उनके महल वहल वगैरह भी सब बराबर इस तरह से बने हुए रहते हैं। तो ये जो बीच की खाली जगह जहाँ दिख रही है चैत्यालय के अलावा, बहुत बड़ा एरिया है, 22,000 योजन इधर, 22,000 योजन उधर, बहुत बड़ा एरिया है। बीच में बहुत बाग बगीचे उपवन है, और उन्हीं के बीच में सबके निर्धारित जगह हैं, वो सारे शास्त्रों में दिए हैं कि कौन सी दिशा में कौन से देव का भवन है, कौन सी दिशा में कौन से देव का भवन है।
तो वो अपन ने अभी सामान्य यहाँ पर इतना देखा है। अब ये सुमेरु पर्वत है, ऊपर भूमि के ऊपर 99,000 योजन है। तो इस पर्वत पे ऊपर चलेंगे, 500 योजन ऊपर गए। अब हम इसकी थोड़ी डिजाइन बदल रहे हैं। अभी हम इसको लंबाई में बनाने के लिए इस तरह से बना रहे हैं। देखिए, समझ लीजिए सुमेरु पर्वत है, तो ये 1000 योजन की तो हमने बना दी इसकी नींव, ये 1000 योजन की हो गई। अब इसके ऊपर भूमि पर यहाँ ये जो जगह है, यहाँ पर ये भद्रसाल वन है, लेकिन भद्रसाल वन तो इधर है और इधर है, और बीच में है ये पर्वत। यहाँ से पर्वत शुरू हो गया और ये जो जगह बची हुई है, अब हम समझ लीजिए इसको 3 डायमेंशन में ऐसा समझ सकते हैं। अभी हम देख लें, उसके बाद में तरीका हम देख लेंगे। तो ये यहाँ से 500 योजन ऊपर चले, ये भद्रशाल वन है। इस जगह पे ये भद्रशाल वन, ये है भूमि। ये जो नीचे का बनाया है ये है नींव, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये तो है नींव, ये है नींव। अब ये आ गई है भूमि, तो भूमि पर ये है भद्रशाल वन। ये भद्रशाल वन इस साइड भी, वो चारों तरफ ऐसा गोलाकार में चारों तरफ भद्रशाल वन है। अब इस भद्रशाल वन से 500 योजन ऊपर गए, समझ लीजिए इतना बना लेते हैं अपन 500 योजन। ये 500 योजन ऊपर जाते हैं, तो जिस तरह से हमने देखा था विजयार्थ पर्वत को, विजयार्थ पर्वत जिस तरह से ऊपर गए थे 10 योजन ऊपर, और वो दोनों साइड से 10-10 योजन कट गया था, इसी तरह से ये जो 500 योजन ऊपर हम गए, तो 500 योजन ऊपर जाने पर दोनों साइड से ये पर्वत 500 योजन कट जाता है। 500 योजन इधर से इधर, दोनों साइड से कटेगा, चारों तरफ दोनों मतलब हाँ चारों, अभी अपने पास 2 दिख रहे हैं इसलिए 2 निकल गया। चारों तरफ से, चारों साइड से वो पूरा गोलाकार शेप में ही। अपन उसको समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं, अपने घर में थालियां होती हैं, किनारे वाली जो थालियां होती हैं, तो एक सबसे बड़ी थाली नीचे रख लें उल्टी करके, उसके ऊपर एक थोड़ा छोटे साइज की थाली, उसके ऊपर एक और छोटे साइज की थाली, ऐसे हम लगाएंगे तो वो जो डिजाइन बनेगा, जैसे मैंने उस दिन आपको भगवान की जो अपना समौशरण कहते हैं, या वेदी या पांडुशिला, जो भी नाम जो कहते हैं, वो जिस तरह से गोलाकार होता है अलग अलग साइज का, उसी तरह की ये समझ लीजिए आकृति इसमें गोलाकार रूप में बनेगी। तो ये चारों तरफ से 500 योजन ये कट गया है, और ये यहाँ पर 500 योजन की हाइट है, 500 योजन, और इस वन का नाम है नंदन वन। ये नंदन वन है, और इस नंदन वन में भी ऐसा गोलाकार में ये वन है, तो वो 500 योजन चारों तरफ ऐसे जगह है, जगह बन जाएगी, वो कट गया है तो चारों तरफ। और इसी तरह जैसे भद्रशाल वन में चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय थे, उसी तरह से इस नंदन वन में भी चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय नंदन वन में भी हैं। समझ में आ रहा है ना? मेरे ख्याल से विद्यार्थ पर्वत समझ में आया, तो अब ये समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरह से गोलाकार इसमें कटिंग होगी। हम समझ लीजिए एक, जैसा भी आपको मैंने बताया, एक बड़ी थाली के ऊपर फिर एक छोटी थाली रखें, अथवा कोई गोलाकार भगोनी रख लें, फिर उसके ऊपर एक कटोरी रख लें। इस तरह से वो जो जगह वहां बनेगी थोड़ी थोड़ी, वो जगह पे वहां अकृत्रिम जिनालय हैं। जैसे फ्लैग के नीचे बनती है। हाँ, वो जो अपना झंडारोहण होता है उसके नीचे भी जो सीढ़ी वो बनी होती है गोलाकार 3 स्टेप्स, जहाँ कहीं झंडारोहण की जगह होती है मंदिरों में भी अथवा स्कूल्स में कहीं भी, तो वो 3 ऐसे गोलाकार में 3 स्टेप्स, इनको बोलते हैं कटनी। ये जो कट गया है ना, तो इसको बोलते हैं इस कटनी पर, इसका नाम है कटनी। तो वो जो कटी हुई जगह है, वो जो स्पेस बची है, उस कटी हुई जगह पर फिर यहाँ अकृत्रिम जिनालय, चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय होते हैं। और उसके अलावा जो पूरा एरिया वहाँ बचा हुआ है, वहां पर वही उसी तरह से देवों के रहने के स्थान, पिकनिक स्पॉट टाइप से वहां पर रहते हैं। देव लोग आते हैं, जिनालयों की वंदना भी करते हैं, और फिर वो घूमने फिरने का भी आनंद वहां पर लेते हैं। जैसे समझ लीजिए हम लोगों के भी आजकल कुछ इस तरह के मंदिर इसी टाइप के हैं,
कि पिकनिक की पिकनिक हो जाती है और मंदिर के मंदिर। तो कहीं कहीं जगहों पे इस तरह के बने हुए हैं। वैसे ही यहाँ पर ये देवों के घूमने के स्थान भी और जिनालय भी यहाँ पर हैं। इसके बाद में अब ये कितना हुआ है, अभी तो 500 योजन ही ऊपर गए हैं। अब जाएंगे सीधा 62,500 योजन ऊपर। ये गए 62,500 योजन ऊपर। यहाँ से नंदनवन से 62,500 योजन ऊपर गए। दिख रहा है आप लोगों को? ये 62,500 योजन, ये कितनी हाइट हो गई है? 62,500 योजन। तो 62,500 योजन ऊपर जाने पर फिर चारों तरफ से ये जो पर्वत है ये 500 योजन कट गया फिर से। और 500 योजन कटने पर वहां पर वही चारों तरफ से स्पेस हुई है और चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय वहां पर विद्यमान है। और ये जो वन है, यहाँ जो वन बना, इस वन का नाम है सौमनस वन। अभी 10 लक्षण आने वाले हैं और फिर शुरू के 5 दिन पंचमेरु की पूजन करते हैं जो लोग पूजन करते हैं। तो अब जब पूजन करेंगे पंचमेरु की, तब इसको ध्यान से यानी उसको ख्याल में लेंगे कि ये इसी तरह की सारी बातें उसमें आएगी। देखिए, ये समझ में आया? पहला है भूमि पर भद्रसाल वन, उस पर चारों दिशाओं में 4 जिनालय। 500 योजन ऊपर गए। 500 योजन ऊपर जाने पर दूसरा है नंदनवन, और वो पर्वत चारों तरफ से 500 योजन कट गया है और वहां पर जो कटनी है, वो जो स्पेस बनी है, वहां पर चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। नंदनवन से 62,500 योजन की हाइट पर पहुंचने पर फिर से ये पर्वत चारों दिशाओं में 500 योजन कट गया है और वहां चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। टोटल कितनी हाइट पे पहुंच चुके हैं हम? ये 63,000 की हाइट पे टोटल हम पहुंच चुके हैं। 500 तो योजन था नंदनवन की हाइट और 62,500 हो गई है सौमनस वन की। दोनों को जोड़ लेंगे तो अभी ये जो हाइट आ गई, जमीन से टोटल हाइट आ गई है 63,000 योजन, 63,000 योजन। अब फिर ऊपर जाएंगे। अब कितना ऊपर जाएंगे? साढ़े कैसे आएगी? 62,500 में 500 ही तो मिलाएंगे, तो 62,500 में 500 मिलाएंगे तो 63 होंगे। 500 नीचे 500 ऊपर 1000 हो गए ना। भद्रसाल वन और नंदनवन। भद्रसाल वन तो जमीन पर है। भद्रसाल वन 500 योजन नहीं है। ये जो नीचे बनाई है वो नींव बनाई है मैंने उसकी, 1,000 योजन की नींव। भद्रसाल वन जमीन पर ही है, भद्रसाल वन हाइट पे नहीं है। इसके बाद में अब ये जो सौमनस वन है, सौमनस वन से फिर चलेंगे अपन 36,000 योजन ऊपर। 36,000 दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 36,000 योजन ऊपर जाएंगे सौमनस वन से। ये आ गई अपनी 36,000 योजन ऊपर। तो फिर से ये जो पर्वत है ये चारों तरफ से कटेगा, लेकिन अब कितना कटेगा? अब ये कटेगा 494 योजन, 500 योजन नहीं कटेगा, 494 योजन इस पे कट लगेगा। और फिर चारों तरफ ये चारों दिशाओं में कट के चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिनालय है। और ये जो यहाँ वन है उस वन का नाम है पांडुक वन। कम होता जाएगा क्या ये? हाँ जी। नीचे 500 योजन कटा, आपके बाद उसका कितना हुआ? नहीं, उसके बाद भी 500 ही योजन कटा है। नंदन वन पे भी 500 योजन कटा है, सौमनस वन पे भी 500 योजन कटा है। ऊपर थोड़ा सा कम है, उसका कारण अभी हम देखेंगे, वो इतना सा कम क्यों कटा है उसका कारण अभी हम देखते हैं। तो 494 योजन कटाया? हाँ, 494 योजन।
देखिए भूमि पर है भद्रसाल वन, भद्रसाल वन से यानी भूमि से 500 योजन की ऊंचाई पर जाएंगे तो नंदन वन है, और नंदन वन पे चारों दिशाओं में ये जो पर्वत है वो 500 योजन कट गया है। और उसके बाद में वापस ऊपर चलेंगे तो नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर, ये ध्यान रखने की बात है, ये जो 62,500 योजन ऊपर गए हैं वो नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर गए हैं। भूमि से तो कितना ऊपर आ गए हैं, भूमि से 63,000 आ गए हैं, लेकिन पूजा में क्योंकि यही लिखा रहता है 62,500 सहस उतंगा, वन सौ मनस चार बहुरंगा, चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी, इसलिए 62,500 याद रख लें, कंफ्यूज नहीं हो। पर समझने में हमको आए हम टोटल कितनी हाइट पे पहुंच गए हैं। तो ये नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर पहुंचे, वहां पर सोमनस वन है, वहां पर भी चारों तरफ से ये जो सुमेरु पर्वत है ये 500 योजन कट गया है, और वहां जो स्पेस बनी है वहां पर ये सोमनस वन है, और उसके चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनबिंब हैं। सोमनस वन से 36,000 योजन की ऊंचाई पर पहुंचते हैं। 494 कटेगा। हाँ अभी आपने बोला 5। नहीं, सोमनस वन का बता रही हूँ मैं, सोमनस वन का बता रही हूँ। सोमनस वन में 500 ही कटेगा। हाँ, सोमनस में 500 ही कटेगा, इसीलिए रिपीट कर रही हूँ। नंदन वन में जो कट लगा है, नंदन वन में जो हुआ है वो भी 500 योजन का कट है, सोमनस वन में भी जो कट है वो भी 500 योजन का है, और पांडुक वन में जो कट लगा है वो 494 योजन का है, और उसका कारण अभी हम देखने वाले हैं कि वो इतना क्यों हुआ है। तो ये सोमनस वन से पांडुक वन कितना ऊंचा है, सोमनस वन से पांडुक वन है 36,000 योजन, 36,000 योजन ऊंचा सोमनस वन से पांडुक वन। लेकिन जमीन से देखेंगे तो ये कितनी हाइट आ चुकी है जमीन से, 1 लाख नहीं है, जमीन से देखेंगे तो 63,000 तो यहाँ हो गई थी, 63,000 में 99,000 योजन, ये 99,000 योजन की हाइट पर ये पांडुक वन है। नाम सुना है आप लोगों ने पांडुक? पांडुक वन में एक पांडुक शिला होती है। ये सुमेरु पर्वत की महिमा क्यों है इतनी? एक तो यहाँ पर अकृत्रिम जिनालय है ही, लोक का सेंटर पॉइंट है ही, इसके साथ साथ तीर्थंकरों के नवन जलते भये तीर्थ सर्वदा, ताते प्रदक्षिण देत सुरगन पंच मेरुन की सदा। ये जो सुमेरु पर्वत है, और ऐसे ही 4 मेरु और हैं, अभी उसकी बात आगे आएंगी, आगे वाले जो द्वीप हैं उनमें। तो ये जो मेरु पर्वत हैं, इन मेरु पर्वतों के ऊपर बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। तो तीर्थंकरों के नवन जलते, तीर्थंकरों का नवन जहाँ पर हुआ और उस जल के स्पर्श से वो बन गए भये तीर्थ सर्वदा, वो तीर्थ बन गए। ये जो मेरु पर्वत हैं ये भगवान का अभिषेक होने से ये तीर्थ बन गए। तो भगवान का अभिषेक कहाँ होता है? वो इस पांडुक वन में होता है। कितनी हाइट है इस पांडुक वन की? भूमि से 99,000 योजन ऊपर। हम तो ये हस्तिनापुर वाला जो जम्बूद्वीप है उसके सुमेरु पर्वत पे ऊपर चढ़ जाते हैं, टॉप पे चले जाएं, नीचे देखने में डर लगता है इतनी सी हाइट पे। और ये 99,000 योजन ऊपर अभी के जन्मे बालक को वहां ले जाकर और उनका अभिषेक वहां पर होता है। हाँ बोलिए भारती आंटी। हाँ प्रमाण योजन, ये अकृत्रिम रचनाओं में बिल्कुल बड़ा वाला योजन ही है। 2000 कोस का वो 1 योजन बराबर इसमें चलेगा। मैं बोल रही थी हम लोग क्षेत्र परावर्तन में यहाँ गए। हाँ सब जगह गए हैं, बिल्कुल क्षेत्र परावर्तन में हर जगह। और इस जगह तो एक इंद्रिय बन के ही जन्म लिया जा सकता है। एक इंद्रिय बन के गए तो क्योंकि यहाँ जो पहुंचे या तो बाल तीर्थंकर गए हैं वो उसी भव से मोक्ष जाते हैं, अथवा उनका अभिषेक करने वाले जो देवाधिक हैं तो वो भी जो सौधर्मेंद्र वगैरह हैं वो एक भवावतारी होते हैं। देखिए तो ये बात समझ में आई। अभी अपन बहुत मोटा मोटा देख रहे हैं, कल वापस से इसमें और बातें हैं, कल अपन और उसको देखेंगे। अभी अपन एक थोड़ा सा
ओवरव्यू अपन ने इसका देखा है कि सामान्य रूप से 4 वन इस सुमेरु पर्वत में है। भूमि पर है भद्रसाल वन, और वहां तो कुछ दिक्कत नहीं है, वो भूमि पर है। उत्तर दक्षिण 250-250 योजन चौड़ाई है, और जो पूर्व पश्चिम उसका फैलाव है भद्रसाल वन का, वो 22-22 हजार योजन पूर्व पश्चिम फैलाव है। फिर उससे 500 योजन ऊपर चलते हैं तो 500 योजन ऊपर जाकर ये पर्वत दोनों साइड से 500 योजन कट गया है। देखिए, ये जो भूमि पर हमने अभी शुरू में देखा था, ये जो सुमेरु पर्वत है, यहाँ से यहाँ तक भूमि पर उसका विस्तार कितना है, ये जो अपन ने बनाया है ना, ये जो भूमि पर यहाँ से यहाँ इसका विस्तार कितना है, वो 10,000 योजन। 10,000 योजन सुमेरु पर्वत का विस्तार है। 22,000 योजन उसके चारों तरफ ये भद्रसाल वन है। ध्यान से समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा शॉर्ट में कोई अक्षर लिख के फिर उसके आगे उसका वो लिख लीजिए आप लोग। भूमि पर सुमेरु पर्वत का फैलाव यहाँ से कितना चौड़ा है, भूमि पर वो कितना फैला हुआ है, भूमि पर वो 10,000 योजन फैला हुआ है ऐसे, क्योंकि पर्वत है तो जमीन पे फैलाव तो होगा ना उसका। तो भूमि पर फैलाव है 10,000 योजन, और इसके चारों तरफ जो वन है भद्रसाल वन, उस भद्रसाल वन का विस्तार वो अलग से हमने बताया, वो 22-22 हजार योजन दोनों साइड, वो चारों तरफ है। अब ये मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ वापस से 10,000 योजन का विस्तार, कि ये 500 योजन तो यहाँ से कटा है ना, तो 1,000 योजन ये कम हो गया। फिर 500 योजन ऊपर सोमनस वन पे कट लगा, 1,000 योजन और कम हो गया। तो यहाँ पर अपने को लगता है कि 8,000 योजन का चौड़ाई होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसकी शेप ऐसे नहीं है। वो शेप नीचे करिए बोर्ड को थोड़ा, दिख रहा है? तो यहाँ पहुंच, हाँ, ये जैसे 10,000 योजन का ये हो गया, मतलब नीचे वाला, तो चारों तरफ से जो कटिंग है वो कितनी हो जाएगी? 22-22 हजार। देखिए, भूमि पर कटिंग नहीं है, कटिंग तो ऊपर पहुंचकर नंदन वन से चालू हो रही है। भूमि यहाँ से भी कटिंग देखी ना अपन ने, ये कटिंग तो मैंने वो चित्र की मजबूरी है, ये भद्रसाल वन बताने की, ये कटिंग जो थी ना इसको हटा दीजिए आप। ये मैंने नींव बताई थी, ये नींव बताई थी एक्चुअल में, ये नींव बताई थी। अब देख लीजिए, इसको हटा दीजिए, ये ऐसा है, ठीक है, अभी दिख रहा है, ये ऐसा है। अभी नींव को छोड़ दीजिए, ये भूमि पर ये ऐसा 10,000 योजन का फैलाव है, और इसके चारों तरफ यूं गोलाकार रूप में वो भद्रसाल वन है। तो यहाँ पर तो ये है 10,000 योजन का विस्तार भूमि पर, और ये टॉप पर आ गए हम 99, क्योंकि टोटल इसका 99,000 योजन ही हमने देखा था। 1,000 योजन की तो नींव ही थी, 1,000 की नींव थी, तो ऊपर कितना बचा है? 99,000 योजन, और 40 योजन की चूली का है, वो बात अलग से करेंगे। तो ये 99,000 पूरा टॉप पे आ चुके हैं। ये टॉप पे इसका विस्तार कितना है? भूमि पर तो है 10,000 योजन, और टॉप पर ये जो पांडुक वन का पूरा जो टॉप है, अगर टोटल हम इसका विस्तार देखें तो टोटल इसका विस्तार है 1,000 योजन। किसी के घर से आवाजें आ रही है? म्यूट हो जाइए। मैं क्या बार बार में म्यूट करने में ही फ्लो टूट जाता है। भूमि पर इसका विस्तार है 10,000 योजन, और जो पांडुक वन है, पांडुक वन की जगह पर उस पर्वत का टोटल विस्तार, पांडुक वन का विस्तार नहीं, पांडुक वन का विस्तार तो हमने देख लिया 494 योजन, 494 योजन है पांडुक वन का विस्तार तो। लेकिन पांडुक वन वाली जो टॉप जगह पर पहुंचकर ये पूरा जो पर्वत है, उस पूरे पर्वत का हम एरिया एक साथ देखें, यानी विस्तार देखें, तो वो विस्तार है 1,000 योजन। अब इस 1,000 योजन में से इस पे चूली का और है, चूली का मतलब उसकी चोटी, टॉप, शिखर, तो वो जो चोटी है वो है 12 योजन चौड़ी।
जमीन पर, मतलब इस पांडुक वन पर वो जो चोटी टच है, तो पांडुक वन पर उसकी चौड़ाई है 12 योजन। 12 योजन की चौड़ी वो यहाँ इसकी चूलिका है। तो 1000 योजन में से 12 योजन माइनस कर दें अपन, कितना आएगा? 1000 योजन में से 12 योजन माइनस किए तो आ गए 998 योजन। ठीक है, 998, क्योंकि 12 योजन की तो चूली। अब हम क्या निकाल रहे हैं? अब हम निकाल रहे हैं पांडुक वन का एरिया। अभी तो हमने ऐसे सीधा सीधा देख लिया 494 योजन कटा है, लेकिन वो प्रश्न, हाँ 988, सॉरी 988, हाँ ठीक है 988। तो हमको ऐसा लगता है ना, यहाँ तो 500 योजन कट किया, यहाँ 500 योजन कट किया, फिर यहाँ 494 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर अगर 500 योजन कट कर देंगे तो वो चूलिका के लिए जगह ही नहीं बचेगी पूरे एरिया में, वो 1 ही 1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ऊपर टोटल चौड़ाई बची हुई है वो 1000 योजन की, शिखर पर टोटल चौड़ाई बची हुई है 1000 योजन की, और बीच में है 12 योजन की चौड़ी चूलिका। 12 योजन की डायमीटर वाली बीच में चूलिका है, इसलिए वो चूलिका का डायमीटर इसमें से माइनस करेंगे तो 988, 988 यहाँ अपने पास बचेंगे। और अब ये दो साइड अपने को इसको हिस्सा देना है, इधर भी उधर, दो साइड मीन्स ऐसा चारों तरफ में, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 494। तो जिनको समझ में आ रहा हो वो समझ लें, बाकी नहीं तो सीधा सीधा अपना है। देखिए मैडम लाइट कम पड़ रही है आपकी इसपे। वो लाइट कम क्या, वो रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का एक्चुअल में थोड़ा, मैं भी देख रही हूँ ये चीज, लेकिन ऐसे ठीक लग रहा है, ऐसे अब ठीक है, अब ठीक है, पहले से ज्यादा ठीक। रुकिए मैं एक लाइट और जला देती हूँ। कुछ फर्क पड़ा क्या? वो इस पे लाइट नहीं आ पा रही है थोड़ा, ठीक है। अभी जिन लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। अभी इतना ध्यान रखें कि 4 वन है और जमीन पर है भद्रशाल वन, उससे 500 योजन ऊपर जाकर नंदन वन, उस नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर जाकर सौमनस वन, और उस सौमनस वन से 36,000 योजन ऊपर जाकर पांडुक वन है। और पांडुक वन के बीच में ही इस सुमेरु पर्वत की चूलिका या चोटी या शिखर है। इसके भी कैलकुलेशन अपन देखेंगे, कल करेंगे, अभी टाइम क्योंकि हो जाएगा फिर। और यहाँ जो जो ये कट हैं, जो कटनी है, पहली कटनी नंदन वन में 500 योजन का कट चारों तरफ है, दूसरी कटनी सौमनस वन पे 500 योजन का कट चारों तरफ है, और तीसरी कटनी पांडुक वन पे है वो 494 योजन की, चारों तरफ से ये पांडुक वन 494 योजन कटा है। तो बीच के जो 12 योजन बचे हैं, 494 कटा है ना, तो बीच के 12 योजन में वो चूलिका है। देखिए यहाँ तो 500 योजन कटा, तो बीच में अभी ये पर्वत था, अब ये टॉप पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ बीच में क्या है, 494 योजन कट किया है, तो अभी बीच में इस पे चूलिका है। ये चूलिका समझ लीजिए इस पांडुक वन पे, यानी इसके चूलिका के लिए जमीन पर 12 योजन चौड़ाई वाली है, और टॉप पर पहुंचते हैं तो 4 योजन की इसकी चौड़ाई रह जाती है। सुमेरु पर्वत की जब ये चूलिका की टॉप पे पहुंचते हैं तो इसकी चौड़ाई 4 योजन रह जाती है। इस तरह से ये सामान्य सा स्वरूप है। अभी कल हम और देखेंगे कि एक्चुअल में इसकी शेप कैसी है, ये तिरछा है कि सीधा है, किस तरह का है। क्योंकि थोड़ा विचार करने वाले सोच सकते हैं कि जमीन पे इसकी चौड़ाई 10,000 योजन है और ऊपर 1,000 योजन रह गई, तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि स्लांटिंग होता हुआ गया है, थोड़ा तिरछा होता हुआ गया है। तो वो कितना तिरछा कहाँ कहाँ हुआ है वो भी हम देखेंगे, और ये किसका बना हुआ है,
वो भी हम देखेंगे। ये सुमेरु पर्वत किस चीज का बना हुआ है। सामान्य रूप से हम सोचते हैं सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ है, या फिर हो सकता है किसी को ये भी आइडिया नहीं हो तो पर्वत जैसे होते हैं मिट्टी चूने पत्थर के वैसा हो, लेकिन हमने हिमवन आदि पर्वत देख लिए, वो ही सोने चांदी के बने हुए हैं। तो ये सुमेरु पर्वत किस चीज का बना हुआ है, वो सारी भी बात हम कल देखेंगे। बराबर। अभी आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पहले प्रश्न पूछ लीजिए, फिर अपन पाठ करेंगे। मैं पूछ रहा था इसको 2 से डिवाइड क्यों किया अपन ने? क्योंकि ये अपने को ऐसे दो साइड से यहाँ दो साइड से कट देना है ना अपने को, इसलिए इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि 1000 योजन को के लिए इधर ये 12 योजन की है ना, तो ऐसे 6 योजन कम कर दें दोनों में से, 500 योजन में से, वैसे भी कर सकते हैं। वो दोनों तरीके होते हैं, लेकिन जिसको जैसे समझ में आ जाए। चलिए, और किसी को पूछना है कुछ? ज्योति जी, आपने इसका सुमेरु पर्वत का व्यास बताया था कि 10,000 योजन है ना? हाँ। तो ऊपर जाकर के उसका जो व्यास है वो कितना रह गया? 1000। पांडुक वन में जाकर 1000 योजन रह गया है। 500 तो कम हुआ, 2 बार तो 1000। हाँ, वही बात कल करेंगे, वो कल देखेंगे हम कैसे कम हुआ है। अभी बहुत ज्यादा संख्याएं हो जाएगी, मैं इसलिए कम ले रही हूँ अभी, नहीं तो ले भी लें पूरा, लेकिन फिर वो सारा आपके मिक्स हो जाएगा, तो थोड़ा सा कल लेंगे। हाँ, ये पंचमेरु इन्हीं को ही बोलते हैं क्या? हाँ, ये पंचमेरु में से एक मेरु है सुमेरु। इसके अलावा 4 मेरु और हैं। ये सुमेरु पर्वत तो है जम्बू द्वीप में, और 2 मेरु हैं धातकीखंड द्वीप में, 2 मेरु हैं आधे पुष्कर द्वीप में। उनकी जो थोड़ी सी लंबाई ऊंचाई वगैरह है वो इससे थोड़ी अलग है, वो अपन करेंगे चर्चा। अभी अपन धातकीखंड वगैरह में पहुंचेंगे तब उसकी चर्चा भी करेंगे। मध्य लोक में जितने भी तीर्थंकर होते हैं इनका इसी पांडुक शिला पे ही आके अभिषेक होता है। मध्य लोक में जितने भी होते हैं उन सबका नहीं है, सबका अलग अलग फिक्स है। अपने जम्बू द्वीप के जो है, जम्बू द्वीप के सुमेरु पर्वत पे होंगे, और उनकी शिलाएं भी सबकी अलग अलग है, कल हम देखेंगे। पांडुक वन में कुछ स्पेशल रचनाएं हैं, वो भी जितना कल होगा वो भी हम कल देखेंगे, और किन तीर्थंकर का कहाँ अभिषेक होता है वो भी बात हम देखेंगे। हाँ, और कोई है? चलिए, तो पाठ करें अपन। चारों साइड होगा कि 2 साइड कटेगा जो कट होगा? चारों साइड, एक्चुअल में वो गोलाकार है, राउंड शेप में है ना, तो वो चारों तरफ ही कटेगा। हाँ, चारों तरफ गोलाकार रूप में कटेगा। जैसे कैलकुलेशन 2 साइड की, ये अपन इसमें आप सर्किल का इस तरह से करेंगे ना, वो जो उसके नियम फॉर्मूले जो भी होते हैं वो उसमें उसी तरह से होता है। वो बहुत ज्यादा समझ लीजिए, मुझे भी वो फॉर्मूला वगैरह भी याद नहीं है, लेकिन वो इसी टाइप से करते हैं जो मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन करते हैं। सर्किल की अगर बीच में से कुछ निकालना, अगर बच्चे हो घर, मतलब सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। हाँ, तो वो उस हिसाब से ही करते हैं। यानी ये मैंने जो ये बताया ना कि बीच के हिस्से से ये 12 योजन की है, तो 6 योजन इधर से कम कर देते हैं, 6, वो भी एक तरीका होता है उसको सेंटर में से कम करने का। वो दोनों तरीके होते हैं। तीर्थंकरों में इतनी शक्तियां होती हैं और इनके इतने अतिशय होते हैं, फिर इनको कर्म कैसे होगा? जैसे 5 लाख पूर्व कर्म का उदय, पूर्व कर्म का उदय, इससे पता लगता है कि वो कर्म का उदय किसी को भी नहीं छोड़ता, तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ता। चलिए, तीर्थंकरों को। हाँ, बोलिए भाभी। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि जो आपने जो जम्बू द्वीप का नक्शा बना रहे हो ना, हमको हाँ, दिखा के वो या तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, कहीं डाल देते तो हम उसको रख लेते हैं। मैंने बहुत दिन पहले से ही डाल दिया। ये आप इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, जूम पाठशाला ग्रुप में? अच्छा, वो पाठशाला ग्रुप में नहीं हो? हाँ, मैंने उसमें बहुत दिन पहले जब से चालू किया था ना, तभी डाल दिया था उस ग्रुप में। तो मेरे को ज्वाइन कर दीजिएगा।
ठीक। नहीं है क्या इसका वर्णन? हाँ जी, इसमें किताब में नहीं है क्या इसका वर्णन? किताब में है, थोड़ा बहुत अपन पढ़ लेंगे किताब का भी जितना होगा। अभी किताब में से अपन ने इन दिनों पढ़ा नहीं है, थोड़ा वर्णन किताब में है। पेज नंबर 160, 160 नंबर पेज पे सुमेरु पर्वत का वर्णन दिया हुआ है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं वहां पर वो इतनी सारी डिटेल नहीं है उसमें, ज्यादा नापतोल वाली चीजें उसमें नहीं है, वो सामान्य वर्णन वहां पर है। भाभी जो उपसर्ग होते हैं तीर्थंकर पे वो उनको छू थोड़ी पाते हैं, नहीं बोलने लग जाता है। नहीं छू। दीदी आज का जो ग्रुप पढ़ाए थे ना, उन्होंने ग्रुप में भेज देना, ये पढ़ाए बिल्कुल सुन नहीं पाए शुरुआत में। वो टेलीग्राम के ग्रुप में रोज, हाँ आप ही का जवाब दे रही हूँ। टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है तत्वार सूत्र के नाम से, टेलीग्राम ऐप पे, उसमें रोज रिकॉर्डिंग जाती है। तो आप वो ग्रुप में आप हैं या नहीं है, वो आप जिनसे भी यानी जिनको भी जानते हो अपने इस ग्रुप में, उनको बोल दीजिएगा तो वो आपको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे, या वो आपको बता देंगे कैसे होगा, तो फिर आप ऐड हो जाएंगे। टेलीग्राम वाला अपन रिकॉर्डिंग करते हैं उसको हमेशा के लिए? नहीं, हमेशा रहती है ना रिकॉर्डिंग, हमेशा रहती है टेलीग्राम में। पड़ेगी टेलीग्राम की, चित्र नहीं है ना उसमें? हाँ, चित्र तो नहीं होते टेलीग्राम पे। हाँ, वो चित्र वो उसको रख ले हमेशा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से समझ में आया है। नहीं, व्हाट्सएप वाले ग्रुप अपना मैं टेलीग्राम ग्रुप पे मैं नक्शा टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी, और आप ये जूम पाठशाला वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने लिंक भेजी थी बहुत दिन पहले स्वाध्याय ग्रुप में। चलिए, हाँ मैं दोबारा भेज दूंगी। हाँ, और कोई प्रश्न? हाँ 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 टेलीग्राम पे शुरू से है क्या? हाँ, टेलीग्राम में सब शुरू से हैं, पहले दूसरे अध्याय के भी सब हैं। आप लोग ज्वाइन करेंगे तो पिछले भी आ जाते हैं उसमें, आप वो ऑप्शन होता है उसमें एक, तो पिछले भी सब आ जाते हैं। आज वाला तो जूम ग्रुप पे भेज देना ना, आज वाला जूम ग्रुप पे भेज देना। जिनवाणी स्तुति स्क्रीन पे आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। रतिया रतिहर श्री चंद्र जिन तुम ही अपूरव चंद्र हो, निशेष हो निर्दोष हो, निर्विघ्न हो निष्कंप हो, निकलंक हो अकलंक हो, निष्ताप हो निष्पाप हो, यदि है